आज की दुनिया में बदलते हालात में खबरों से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। खबरें हमें न केवल हमारे आसपास की घटनाओं से अवगत कराती हैं, बल्कि हमें उन घटनाओं के पीछे के कारणों और प्रभावों को भी समझने में मदद करती हैं। गली मोहल्ले की खबर से लेकर दुनिया भर के मामलों तक जो कुछ हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसे समझना जरूरी है। यह जानकारी हमें बेहतर निर्णय लेने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। खबरें हमें समाज की जटिलताओं को समझने में मदद करती हैं, सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक रुझानों पर प्रकाश डालती हैं। यह जानकारी हमें समाज में सक्रिय और जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है। खबरों से जुड़े रहकर हम जरूरी बातचीत में हिस्सा ले सकते हैं, बदलाव की मांग कर सकते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बना सकते हैं। यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, चाहे वो बेंगलुरु के टेक वाले भाई साहब की खुदकुशी जैसी दुखद घटना हो, जो हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाती है, संभल मंदिर के दोबारा खुलने जैसी ऐतिहासिक घटना हो, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्स्थापना का प्रतीक है, या कोई खास राजनीतिक भाषण जो हमारे देश की दिशा और नीतियों को प्रभावित करता है। खबरें हमें रोजमर्रा की जिंदगी को समझने में मदद करती हैं। ये हमें हमारे समाज और दुनिया के साथ जोड़ती हैं। इसके अलावा खबरों से अपडेट रहने से हम अपने समुदाय और दुनिया से जुड़े रहते हैं। यह हमें एक वैश्विक नागरिक बनने में मदद करता है। इससे हम दूसरों के अनुभवों को समझ पाते हैं और अलग अलग नजरियों की कद्र कर पाते हैं। यह हमें सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। ज्यादा जानकारी के जमाने में क्रेडिबल सोर्सेज पर भरोसा करना और सोच समझकर विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यह हमें गलत जानकारी से बचाता है। खबरों से अपडेट रहकर हम अपने आसपास की दुनिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और एक बेहतर समाज बनाने में योगदान देते हैं। यह हमें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाता है। बेंगलुरु का टेक हब हाल ही में 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुभाष अतुल की दुखद आत्महत्या से हिल गया। यह घटना न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे तकनीकी समुदाय के लिए एक बड़ा झटका थी। सुभाष की मौत ने पूरे शहर और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी, क्योंकि उसकी असामयिक मृत्यु के कारणों का पता चला। यह घटना एक गंभीर सामाजिक मुद्दे की ओर इशारा करती है, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। सुभाष अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया, जिसने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो छोड़ा। इन दस्तावेजों ने उसकी मानसिक स्थिति और उसके जीवन में चल रहे संघर्षों की एक झलक दी। इन दर्दनाक संदेशों में उसने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। सुभाष ने अपने नोट में विस्तार से बताया कि कैसे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुका था। सुभाष ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी, उसकी मां और उसके भाई ने उसे लगातार परेशान किया, दहेज की मांग की और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने लिखा कि वह इस दबाव को और सहन नहीं कर सकता था। सुसाइड नोट और वीडियो में सुभाष के जीवन की एक भयानक तस्वीर दिखाई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके ससुराल वाले उससे पैसे ऐंठ रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर वह उनकी मांगों को नहीं मानता है तो उसे झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। यह एक गहरी जड़ें सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है। सुभाष की दुखद कहानी दहेज उत्पीड़न के काले पहलू को उजागर करती है, जो एक गहरी जड़ें सामाजिक समस्या है जो भारत में कई परिवारों को परेशान करती रहती है। यह घटना एक चेतावनी के रूप में काम करती है। जैसे जैसे मामले का खुलासा हुआ, इसने बेंगलुरु के टेक समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी, जिससे आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में युवा पेशेवरों द्वारा सामना किए जाने वाले दबावों और चुनौतियों के बारे में चिंताएं पैदा हुई। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने समाज में मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक दबावों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सुभाष की आत्महत्या ने पूरे बेंगलुरु और उसके बाहर गुस्से और दुख की लहर दौड़ा दी। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा झटका भी थी। लोग सड़कों पर उतर आए, सुभाष के लिए न्याय की मांग की। हर कोई इस बात से आहत था कि एक युवा जीवन इस तरह से समाप्त हो गया, और उसके आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की मांग की। लोगों ने अपने गुस्से और निराशा को व्यक्त करने के लिए रैलियों और सभाओं का आयोजन किया। उनकी याद में कैंडल मार्च निकाले गए, जहां लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर सुभाष को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि हर वर्ग के लोगों ने उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की।
यह एक ऐसा क्षण था जिसने समाज को एकजुट कर दिया और उनके द्वारा सहन किए गए कथित उत्पीड़न की निंदा की। लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सुभाष द्वारा अपने सुसाइड नोट और वीडियो में लगाए गए आरोपों के आधार पर निकिता सिंघानिया, उसकी मां और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी समाज के दबाव और न्याय की मांग का परिणाम थी। हालांकि निकिता के चाचा, जिनका नाम भी आरोपों में था, अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और जनता से सहयोग की अपील कर रही है। यह मामला अब एक कानूनी लड़ाई बन गया है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सुभाष का परिवार अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहा है। वे हर सुनवाई में उपस्थित रहते हैं, अपने बेटे की याद में आंसू बहाते हुए, और आरोपी खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वकील यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे निर्दोष हैं। इस मामले ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए अधिक जागरूकता और समर्थन की जरूरत के बारे में भी व्यापक बातचीत शुरू कर दी है। समाज में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो रही है। कई लोगों ने दहेज के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। वे चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और ऐसे मामलों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अधिक संवेदनशीलता की मांग की है। पुलिस और अन्य एजेंसियों को इस मुद्दे पर अधिक संवेदनशील और सतर्क होने की आवश्यकता है। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी, उम्मीद है कि सुभाष अतुल को न्याय मिलेगा। यह मामला एक मिसाल बनेगा और उनकी दुखद मौत भारतीय समाज में दहेज उत्पीड़न की गहरी जड़ें, समस्या को दूर करने के लिए एक चेतावनी का काम करेगी। यह घटना समाज को जागरूक करने और सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। एक ऐतिहासिक क्षण में उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन भस्म शंकर मंदिर 46 साल बंद रहने के बाद फिर से खुल गया। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इसे 1978 में शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद बंद कर दिया गया था। मंदिर का फिर से खुलना समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो सामान्य स्थिति में वापसी और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव दर्शाता है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान इसकी फिर से खोज के बाद मंदिर को फिर से खोलने का फैसला आया। इसके भव्य उद्घाटन की तैयारी के लिए मंदिर का व्यापक जीर्णोद्धार किया गया, परिसर को साफ किया गया, बिजली बहाल की गई और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दोबारा खुलने के समारोह में बहुत उत्साह और खुशी के साथ स्थानीय लोगों ने प्रार्थना करने और इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए मंदिर में भीड़ लगा दी। 5वां भाग अतीत की गूंज 1978 के संभल दंगे। भस्म शंकर मंदिर का फिर से खुलना संभल के इतिहास के काले अध्याय 1978 के सांप्रदायिक दंगों की याद दिलाता है। एक स्थानीय विवाद से शुरू हुए दंगे जल्दी ही विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गए, जिससे विनाश और जान माल का नुकसान हुआ। दंगों ने संभल के सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया, जिससे समुदायों के बीच अविश्वास और भय पैदा हुआ। भस्म शंकर मंदिर संघर्ष में फंस गया, शहर में फैले सांप्रदायिक तनाव का प्रतीक बन गया। 4 दशकों से अधिक समय तक इसका बंद रहना अतीत के दर्द और विभाजन की निरंतर याद दिलाता रहा। हालांकि मंदिर का फिर से खुलना समुदाय द्वारा अतीत के जख्मों से आगे बढ़ने और शांति और सद्भावना के भविष्य को अपनाने के एक सचेत प्रयास का प्रतीक है। यह उन ताकतों की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है जो विभाजित करना चाहती हैं और सहिष्णुता और सह अस्तित्व के मूल्यों की पुष्टि करती हैं, जो भारत के बहुलवादी समाज को परिभाषित करते हैं। जैसे जैसे हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, हम अपनी यात्रा, अपनी उपलब्धियों और उन चुनौतियों पर विचार करते हैं जिन्हें हमने पार किया है। यह हमारे अतीत का सम्मान करने और वादे और क्षमता से भरे भविष्य की ओर देखने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर कांग्रेस पार्टी पर भारत की प्रगति को रोकने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उनकी नीतियां देश के विकास के लिए हानिकारक रही हैं। इन आरोपों ने देश भर में तीव्र राजनीतिक बहस और चर्चा छेड़ दी है। दवा उद्योग में उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या जीएमपी
सिग्नल्स बहुत जरूरी हैं। इन सिग्नल्स को समझने से नियामक मानकों का पालन करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और प्रभावी उत्पाद मिले। भारत की कहानी हमेशा बदलती रहती है, जो इसके समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति और गतिशील सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य से आकारित होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करते रहते हैं और प्रगति और एकता के लिए प्रयास करते हैं। हमारी कहानी लचीलेपन, नवाचार और अटूट भावना की कहानी है।